Hello everyone, welcome back. So this is Ajay and now you're watching JKSSB online tutorial. So guys, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट सेशन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी स्ट्रेटजी ऑफलाइन क्लासेस में होती है और जो हम हमेशा करते हैं कोई भी एग्ज़ाम के लास्ट टाइम पे। तो अभी जैसे कि पता है कि JKSSB क्लास 4th का एग्ज़ाम होने वाला है, देन उसके आफ्टर क्या होने वाला है आपका JK पुलिस यो कांस्टेबल बॉर्डर बटालियन का है। मैंने बहुत सारे चैप्टर यहाँ पे आपको प्रोवाइड भी करवाए हैं, प्लस हमारे जो पेड बच्चे हैं उनके लिए है, प्लस हम लोग ये यूट्यूब पे सबके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं सेशन। ये एक ऐसा सेशन है यहाँ पे गाइज, अगर आपने पहले तैयारी करी है तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि पूरे मैथ की आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ। 6-7 लेक्चर के अंदर मेरी कोशिश होगी कि हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं लेके डेली के कुछ 20 क्वेश्चन लेके आपको रिवाइज करवा दूँ मैं पूरा की पूरा मैथ। अगर आपने मेरी ये रिवीजन देख ली क्लासेस तो बिलीव मी आपका पूरा मैथ खत्म हो जाएगा। इतना ही मैथ आपका जो आपके ये सारे एग्जाम को टारगेट करेगा। क्लास 4th का JK पुलिस का, उसके बाद आपका जितने भी कांस्टेबल के एग्ज़ाम होते हैं, SSC GD का, आर्मी का, SSC MTS के एग्ज़ाम, LDC के एग्ज़ाम, रेलवे जितने भी NTPC एग्ज़ाम्स होते हैं और जितने भी JKSSB में जो भी लेवल के, चाहे वो सब इंस्पेक्टर JK पुलिस के एग्ज़ाम होते हो, उन सब के लिए सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उन बच्चों के लिए जो बच्चे पहले ही प्रिपेयर किए हुए हैं। अगर आपने पहले प्रिपेयर नहीं करा तो मेरे को लगता है आपको समझ नहीं आने वाला, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। मैं कोशिश भी करूँगा साथ साथ थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाने की, क्योंकि ये एक रिवीजन क्लास है। यहाँ पे हम आपको रिवाइज करवाएंगे। अगर पहले कॉन्सेप्ट पता है तो आपको इसका बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। पूरा मैथ रिवाइज हो जाएगा और किस तरीके से पढ़ा जाता है लास्ट के टाइम पे। इसलिए हम पेड वाले बच्चों को हमेशा लास्ट में रिवीजन पे फोकस रखते हैं इन चीज़ों का। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मैं हर एक टाइप से क्वेश्चन लूँगा, एक एक चैप्टर से 2-2 3-3 क्वेश्चन लेके डेली का एक एक टाइप हर एक चैप्टर का कवर अप करूँगा। और एक चैप्टर में हार्डली 4 से 5 टाइप होते हैं, इतने टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और इसी 4-5 टाइप पे 20-25 क्वेश्चन आपको एक चैप्टर में करने होते हैं, प्लस प्रैक्टिस करके 50-60 क्वेश्चन के करीब हो जाते हैं आपके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। चलो क्वेश्चन नंबर पहला आपके पास है टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क में ये टाइप रहेगा आपका जिसमें कोई भी बंदा ग्रुप छोड़ के जा रहा है या ग्रुप छोड़ के जाने वाला है ना, कोई अगर काम करते करते बीच में ग्रुप छोड़ देता है, ठीक है, तो ये वो वाला टाइप है जो पहले टाइप का क्वेश्चन है। इसके मैं 2 क्वेश्चन लूँगा और ये आपको टाइप कंप्लीट हो जाएगा। हर एक चैप्टर में मैं एक एक टाइप एक दिन में ख़त्म करूँगा और आपका पूरा मैथ रिवाइज होगा। आप एक क्लास देखोगे आज ही आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या लेके चल रहा हूँ, क्या मेरा टारगेट है और मैं क्या चाहता हूँ कि किस तरीके से आपका पूरा मैथ मैं एक बार रिवाइज करवा दूँ। ये खुद करना होता है, लेकिन मैं आपको खुद करवा रहा हूँ सो एज आप लोग मैथ सेशन में पूरा स्कोर कर पाओ। तो जैसे मैंने बोला था क्लास 4th में 20 में से 20 का टारगेट आपका होना चाहिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहे कि ए और बी, पहले आपको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है, फिर बाद में वीडियो देखना है। ए और बी किसी काम को 8 और 12 दिन में करते हैं, ठीक है, 8 एंड 12 डेज में रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि यहाँ पे जो पहले नंबर लिखा उसी के पहले वाला, और अगर दूसरे नंबर बी लिखा तो ये दूसरे नंबर वाला बी के दिन है। फिर बोल रहे कि दोनों मिलके काम को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आफ्टर 3 डे, 3 दिन के बाद एक काम को छोड़ देता है। बताओ बचा काम, फाइंड द हाउ मेनी डेज वर्क विल, पूरा काम खत्म होने के कितने दिन लगे होंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि आपको काम पता होना चाहिए। पहले आप लिख लो ए और बी का कितने दिन में, 8 दिन में, और बी कितने दिन में, 12 डेज में। अब टोटल वर्क पहले निकालो कि पूरा काम कितना होगा। तो इसका दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 24, क्योंकि एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो 8 के टेबल में भी आए और 12 के टेबल में भी आए। तो मैंने 12 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करा, 12 मल्टीप्लाई 1 12 होता है, लेकिन 8 के टेबल में 12 नहीं आता। फिर मैंने 12 का टेबल आगे तक पढ़ा, 24 बना, और मैंने देखा 12 के टेबल में 24 आ रहा है, क्या 8 के टेबल में आता है, तो 8 में भी आ रहा है, यही इसका एलसीएम होगा। अब मैं निकाल लेता हूँ इनकी एफिशिएंसी, और इसी को बोलते हैं टोटल वर्क। पूरा ये काम मुझे करना है। मुझे कितनी चेयर बनानी है, मुझे 24 चेयर्स बनानी है। अब एफिशिएंसी निकालनी है तो 24 चेयर बनानी है, 8 दिन लेता है ये, तो एक दिन में कितनी बनाता होगा, 3। 24 चेयर बनानी है और 12 दिन में कंप्लीट करता है, तो एक दिन में कितनी बनाता होगा, 2। ऐसे भी कर सकते हो कि 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगी, 24 आ जाए, तो यही इसकी एफिशिएंसी है। ए की एफिशिएंसी कितनी है पर डे, 3। बी कितनी करता है, एक दिन में 2 चेयर बनाता है। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो आपको हर एक क्वेश्चन में करना होता है टाइम एंड वर्क में, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहे कि दोनों ने मिलके काम स्टार्ट किया,
3 दिन के बाद ए ने काम को छोड़ा। इसका मतलब दोनों ने जब मिलके स्टार्ट किया था तो पहले दिन भी आए होंगे दोनों, दूसरे दिन भी आए होंगे और तीसरे दिन भी आए होंगे, और जैसे ही 3 दिन खत्म हुए तो काम छोड़ के चला गया होगा आपका ए। तो 3 दिन तक कौन आया होगा, ए और बी। मुझे बताओ 3 दिन में कितना काम करेंगे ए और बी। 3 दिन में सर, एक दिन में ए और बी मिलके कितनी चेयर बनाते हैं, दोनों मिलके 5। एक दिन में कितनी बनाते हैं, 5। तो 3 दिन में कितनी बना देंगे, 15 चेयर। ये हो गया काम आपका डन। क्या काम खत्म हो गया, सर बिल्कुल भी नहीं, 24 काम है। तो मैं बोलूँगा रिमेनिंग वर्क कितना है, अभी भी काम पेंडिंग कितना है, आप बोलोगे 24 में से 15 चेयर बन चुकी हैं, बची कितनी है आपकी, और 5 और 4 9 चेयर बची। तो इसका मतलब अब आपको बचा काम किससे करवाना है, ए तो काम छोड़ के चला गया तो बी से करवाना है। तो बी से करवाना है तो बी की अगर आपको दिन निकालने के, बी ने कितने दिन में किया होगा, उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, ऊपर हमेशा काम रखा जाता है और नीचे उसकी एफिशिएंसी। तो काम कितना है बचा हुआ, 9, और एफिशिएंसी कितनी है इसकी, 2। डेज पूरे टाइम एंड वर्क में जब भी आपको निकालने होंगे, मेरे बेसिक लेक्चर पढ़े होंगे आप देख सकते हो यूट्यूब पे, डेज जब भी आपको निकालने, इसके लिए आपको काम चाहिए, ऊपर हमेशा काम रखो और नीचे जिससे डेज निकालने उसकी एफिशिएंसी रख दो, और वही डेज होते हैं। जैसे मैंने बी के दिन निकालने थे कि बच्चे काम को कितने दिन में ख़त्म किया, तो मैंने ऊपर काम रखा, नीचे बी की एफिशिएंसी रखी, यही होते हैं दिन। कितने, 4/2 डेज। तो मैं पूछता कि बचा काम कितने दिन में खत्म होता है, तो आपका आंसर आता 4/2। मैं पूछता कि टोटल काम कितने दिन में, आप बोलोगे 3 दिन तो ए और बी ने लगाए प्लस, और बचे काम को कितने दिन लगे, 9/2। तो इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया, 3 मल्टीप्लाई 2 6 और 9 15/2। इसका मतलब 7/2 डेज इसका आंसर आ जाएगा। अगर मैं पूछता बचा काम बी ने कितने दिन में खत्म किया, तो आंसर ये आता 4/2। टोटल काम कितने दिन में हुआ, 7/2 डेज। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, आप देख लो एक बार, 7/2 डेज है कहीं, तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, 7/2 डेज नहीं है। यहाँ पे देख लो, फाइंड हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो रिमेनिंग काम पूछता तो फिर ये आंसर था 4.5 डेज। ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन का 7.5 डेज। तो ऑप्शन कर लेना 7.5, किसी को भी बना लो कोई ऑप्शन को। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, एक आदमी किसी काम को 16 दिन में करता है, अगर वो अपने बेटे की मदद ले ले तो काम 12 दिन में खत्म होता है। बताओ उसका बेटा अकेला कितने दिन में करेगा। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, मुझे निकालना क्या है, सन के डेज निकालने हैं। तो सन के डेज निकालने, किसी के भी दिन निकालने हो तो आपको काम पता होना चाहिए और सन की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। बस ये ऐसे रखोगे, मैंने अभी आपको ऊपर बोला किसी के भी दिन निकालने हो, ऊपर काम नीचे एफिशिएंसी, तो आप वहाँ से निकाल सकते हो। तो इस पूरे वीडियो का जो भी मतलब प्लेलिस्ट होगा जितना भी इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँ जिसमें मैथ के सारे टॉपिक हैं। ठीक है, चलो। तो अब ए कितने दिन में करता है, 16 दिन में करता है। अच्छा ये बताओ कि ये 12 दिन में कौन काम करता है, 12 डेज में कौन काम करता है। तो अगर ये सन अकेला कर रहा होता तो सन का पूछता ही क्यों वो। इसका मतलब यहाँ पे बोला हुआ है कि यही आदमी जब अपने बेटे की मदद लेता है, तो अब खुद भी कर रहा है और बेटा भी मिलके काम कर रहा है, दोनों मिलके काम को 12 दिन में ख़त्म करते हैं। इसका मतलब ए प्लस उसका बेटा सन दोनों मिलके काम को 12 दिन में करते हैं। टोटल काम कितना आ जाएगा, 16 32 48 48 इसका एलसीएम आ जाएगा। और एलसीएम में आपको नहीं सिखा सकता, ये आपको पता होना चाहिए। 16 को किससे मल्टीप्लाई करो, 48 आता है 3 से, 12 को किससे करो 4 से। मुझे एफिशिएंसी मिल गई, ए एक दिन में 3 चेयर बनाता है, बी एक दिन में 4 चेयर बनाता है, और सॉरी ए दोनों मिलकर एक दिन में 4 चेयर बनाता है। लेकिन आपको तो सन का चाहिए ना, सन कितने दिन में करेगा। मैं बोलता हूँ पूरा काम, तो पूरा काम सर ये है 48, हमेशा ये टोटल वर्क होता है। और करवाना किससे आपको, सन से, तो नीचे सन की एफिशिएंसी आएगी जिससे करवाना है। तो सन की एफिशिएंसी कितनी होगी, यहाँ पे मैं बोलूँ कि ए और उसका सन दोनों मिलके एक दिन में 4 चेयर बनाते हैं। लेकिन आपको पता है कि उसमें ए कितना बना रहा है, ए तो 3 बनाता है, ये तो मुझे पता था। अगर दोनों मिलके एक दिन में कितनी चेयर बनाते हैं, 4, और ए उसमें 3 बनाता है, ये मुझे पता था। बताओ बेटा उसका कितनी चेयर बनाए एक दिन में कि 4 चेयर बन जाए, तो सबको पता है 1। तो यहाँ से मुझे सन की एफिशिएंसी निकाल दी मैंने, कैसे कि दोनों मिलके
4 काम करते हैं और दोनों मिलके एक दिन में 4 करते हैं, उसमें ए कितना करता है 3। तो 4 में अगर 3 ए कर रहा है तो ऐसे कितना करता होगा 1 करता होगा। अगर 3 ए कर रहा है तो उसका बेटा 1 करता होगा, तो बेटे की एफिशिएंसी 1। आंसर कितना आएगा 48 डेज, इसका आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। टाइम एंड वर्क के आपके 2 क्वेश्चन हो गए, अब दूसरा चैप्टर पकड़ते हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको मुझे बताना है। देखो ए कितने दिन में करता है 16 दिन में, बी कितने में करता है 12 में, और विद द हेल्प ऑफ सी, दे जहाँ भी लग जाए सबकी बात होती है, जितने भी ए बी और सी की बात हो रही है। ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं 4 दिन में। अब आपको बताना है सी अकेला कितने दिन में करेगा, तो ऊपर काम रखना, नीचे सी की एफिशिएंसी, और यही आंसर होगा। तो यहाँ से निकाल लेना टोटल वर्क और एफिशिएंसी क्या आएगी सी की। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन करना सन वाला, तो एफिशिएंसी कैसे निकाली थी, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर मुझे दोगे, क्योंकि ए और बी सबकी एफिशिएंसी ये होगी, उसमें ए और बी आपको पता चल जाएगा, तो देखना सी कितना बचा होगा, वही सी की एफिशिएंसी होगी। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। चलो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं अभी। चलो भाई, ये है आपका एवरेज के क्वेश्चन 3। अब एवरेज के 3 क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो ऐसे ही हम लोग डेली 2-2 3-3 क्वेश्चन एक चैप्टर के करेंगे, तो 6-7-10 वीडियो तक मैक्सिमम हम लोग पूरा का पूरा मैथ को रिवाइज कर चुके होंगे, और कुछ भी आपका नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये सिर्फ क्लास उन बच्चों के लिए जो बच्चे पहले पढ़े हुए हैं, जिनने पहले तैयारी करी है। ठीक है, तो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा बहुत समझाने की। चलो आपको निकालना है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 11। पहले 20 नंबर जो 11 के टेबल में आते हैं। पहली बात आपको पता होना चाहिए, ऐसे वो कोई भी सीरीज जो कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर में होती है, उन सब की, जो भी कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर में होती है, उन सब की एवरेज हमेशा कैसे आती है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड करो 2 से, यही आंसर होता है। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ऐसी कोई भी सीरीज जिसमें गैप सेम हो। अगर हाँ आपको हर सेट का पीडीएफ चाहिए, तो आप 9107325338 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप यहाँ पे मैसेज करिए, तो वो आपको मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा। ठीक है, वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। नहीं तो आप लोग चलो फिलहाल इसी पे मैसेज करो, तो मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा क्वेश्चन का। ठीक है, तो नहीं तो आपको मैं बता दूंगा कहाँ से मिलेगी। फालतू के मैसेज मत करना, खाली पीडीएफ के रिकॉर्डिंग बता देना कि मैं सर यूट्यूब पे लेक्चर देखा था, इसका मुझे पीडीएफ चाहिए। ठीक है, बाकी पेड को तो हम दे ही देंगे। अब देखो एवरेज मैंने बता दिया किसी भी कॉन्जिक्यूटिव सीरीज ऑर्डर का, जो ऐसी कोई भी सीरीज जिसमें गैप सेम हो, जैसे 1 2 3 4, इसमें गैप सब में 1-1 है, तो ये कॉन्जिक्यूटिव सीरीज। इसका एवरेज क्या होगा, पहला और लास्ट को प्लस करो, 5 डिवाइड करो 2 से, आंसर आ जाएगा 2.5 इसकी एवरेज होगी। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 20 ऐसे नंबर, पहले 20 जो 11 के टेबल में आते हो। मैं बोलता हूँ 11 के टेबल में आने वाला मुझे सबसे पहला नंबर बताओ, आपने बोला सर 11 ही होता है। अच्छा मुझे दूसरा नंबर बताओ, आपने बोला 11 के टेबल में आने बोला दूसरा नंबर 22 होता है, इसका मतलब 11 मल्टीप्लाई 2। अच्छा तीसरा नंबर बताओ, आपने बोला 11 को 3 से कर तो तीसरा नंबर होता है 33, तो यही होगा ना। अब 20 तक तो नंबर लिखोगे नहीं, तो अब क्या करोगे, मुझे एक यहाँ से छोटी सी बात समझ आई कि मुझे जब पहला नंबर चाहिए था 11 के टेबल में आने वाला, तो मैंने इसको 1 से ही मल्टीप्लाई किया। जब मुझे दूसरा नंबर चाहिए तो मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया। जब मुझे तीसरा नंबर चाहिए तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अगर मुझे 20वां नंबर चाहिए तो 11 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 से। तो ये होगा आपका 20वां नंबर। पहले 20 नंबर हो गए। अब इन सब में गैप सेम होगा 11-11 का, आप चेक कर सकते हो, क्योंकि 11 का टेबल चल रहा है तो गैप सेम होगा। अगर गैप सेम है तो एवरेज क्या होती है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। फर्स्ट नंबर कितना है 11, लास्ट नंबर कितना है 220, डिवाइड कर दो 2 से, आंसर कितना आ गया 231 को 2 से डिवाइड किया तो 115.5 इसका आंसर आएगा। यहाँ बोल सकते हो कितना था 231/2। हाँ 231 है, इसको यहाँ पे कर दो 231/2 इसका आंसर होगा। समझ आई बात की। तो ये है कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर वाली सीरीज के लिए। आगे देखो आपको एवरेज निकालनी है 30, 70, 110, 150, 190। अब मैंने देखा जैसे एवरेज निकालनी है तो इन सब में गैप कितना है 40, 40, 40, 40, सब में गैप सेम है। तो एवरेज इसका क्या होगा, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, 30 और 230 260 डिवाइड कर दो 2 से, आंसर कितना आ गया 130, 130 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। एक तो ऐसे निकालते हो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, और दूसरा तरीका होता है मिडल टर्म। अगर आपको इसके लेक्चर, इसकी ये केसेस भी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप में या आपको यूट्यूब पे नहीं मिल रहे,
प्लेलिस्ट में जाइए, मिल जाएंगे। नहीं मिल रहे तो आप मेरे नंबर पे मैसेज करो, ठीक है, मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करूँगा। अभी लास्ट का टाइम है, अच्छे से प्रिपरेशन करो। चलो अगला क्वेश्चन देखिए गाइज। द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 81। द ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा इन सब में? तो वो 5 कौन से नंबर हैं? 1 2 3 4 5 नंबर है। कौन से? जो कॉन्जिक्यूटिव है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब सेम गैप है पांचों में, और है भी क्या है वो? ऑड। मतलब ये नंबर भी ऑड है, ये भी ऑड, ये भी ऑड, सारे ऑड है। और सब में गैप क्या है? सब में गैप क्या है? सेम। अगर गैप सेम है तो मैं बोलूँ इन पांचों नंबर मुझे नहीं पता वो क्या है पांचों, मुझे बताओ इसका एवरेज क्या होगा। तो आप बोलोगे सर इसका एवरेज होगा इसका मिडल वाला नंबर, ये वाला नंबर। क्यों भाई? सेम गैप वाले का एवरेज क्या होता है? मिडल नंबर। जैसे 1 2 3 4 5, मैं बोलूँ इसका एवरेज निकालना, तो इसका एवरेज होगा फर्स्ट प्लस लास्ट, 6/2 3 आंसर आ गया। तो 3 क्या था? मिडल में था ना, तो यही तो आंसर होता है एवरेज। डायरेक्ट आप निकाल सकते हो मिडल टर्म, वही एवरेज होती है जब गैप सेम हो। अगर ये पांचों नंबरों में गैप सेम है तो इसका एवरेज भी मिडल नंबर होगा, और वही तो दिया हुआ है कि इन पांचों का एवरेज कितना है? 81। इसका मतलब मिडल में क्या होगा? 81। अब आपको क्या चाहिए? सारे के सारे ऑड होने चाहिए और गैप सब में सेम होना चाहिए। तो आपको सबसे बड़े नंबर चाहिए। इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है? सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? इसके आगे वाला ऑड क्या होगा? 83 होगा। इसके आगे वाला ऑड क्या होगा? 85। इसके पीछे वाला ऑड क्या होगा? 79। इसके पीछे वाला 77। ये वो 5 ऑड नंबर हैं जिसकी एवरेज 81। आप चेक कर सकते हो निकाल के, देख लो सब में गैप सेम है। फर्स्ट प्लस लास्ट करके 2 से डिवाइड करो तो भी आंसर 81 आएगा, या मिडल टर्म ही एवरेज होती है। तो बेसिकली इन क्वेश्चन में समझने वाली बात ये थी कि अगर आपको कॉन्जिक्यूटिव सीरीज दी हो उसका एवरेज क्या होता है? उसका मिडल नंबर। तो मैंने देखा कि कॉन्जिक्यूटिव 5 नंबर है, सारे के सारे ऑड हैं, तो एवरेज उसका क्या होगा? सेंटर में होगा, और यही तो दिया था क्वेश्चन में। मैं आपको बोलूं कि भाई 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है जिनकी एवरेज 55 है, बताओ स्मॉलेस्ट क्या होगा? तो आप बोलोगे 55 एवरेज है, 55 सेंटर में होगा, 2 इस साइड होंगे 2 इस साइड होगा, और और चाहिए सारे, तो इसका आगे 57 59, पीछे वाला और 53 51, यही सबसे स्मॉलेस्ट होगा। मैं पूछूं फर्स्ट और लास्ट का, मुझे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का एडिशन बताओ, तो फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर देना। अगर पहले और लास्ट का डिफरेंस पूछूं तो दोनों के बीच का फ़र्क निकाल देना। तो ये तरीका होता है करने का, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये था आपका एवरेज। अब नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं आगे। चलो गाइज एलसीएम एचसीएफ के 2 क्वेश्चन देखते हैं। धीरे धीरे हर एक टाइप के क्वेश्चन होंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला। चलो एलसीएम के क्वेश्चन दे रखते हैं। एलसीएम एचसीएफ में भी आपके सारे टाइप होंगे। पहले आज हम एलसीएम के 2 क्वेश्चन उठा रहे हैं, धीरे धीरे हर एक टाइप को मैं कवर अप करूंगा स्टार्टिंग से लेके। आपको निकालना, आपको एलसीएम निकालना 48 12 और 96। मैंने आपको बहुत अच्छी से और डिटेल में ये बात समझाई थी कि एलसीएम जैसे मैं बोलता हूँ 3 और 4 का एलसीएम निकालो, तो इसका एलसीएम आएगा 12। अब एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो 3 के टेबल में भी आएगा, वो 4 के टेबल में भी आएगा। मीन्स आपको एक छोटी सी बात को याद रखना है, एलसीएम वो होगा जिसका भी आप निकाल रहे हो उनके टेबल में उनको आना ही पड़ेगा उस एलसीएम को। क्योंकि ये 12 एलसीएम क्यों है? ये 4 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में आता है। एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन और मल्टीपल। तो मल्टीपल का मतलब क्या होता है? कि मल्टीपल होना चाहिए। देखो ये 3 का मल्टीपल है, 3 के टेबल में आता है बिल्कुल, ये 4 का मल्टीपल ही है। और इसी कंसेप्ट से मैं एलसीएम के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा बिना पेन यूज़ किए। एक तो तरीका होता है इस तरीके से रखो और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। दूसरा, अगर क्वेश्चन में ऑप्शन है तो मैं इसको डायरेक्ट करना ही सिखाता हूँ, क्योंकि अभी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करना है। इसके बेसिक लेक्चर है, उसमें सब कुछ डिटेल में समझाया है। अब मुझे पता है, अब मैं आपको बोलूँ कि भाई 10 के टेबल में 100 आता है, बिल्कुल आता है ना। कैसे पता चलता है? डिवाइड करके, कट गया तो आ जाता है। लेकिन अगर 10 के टेबल में 100 आता है तो अगर मैं 10 को ऐसे लिख दूँ 5 × 2, क्या 5 के टेबल में 100 नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। क्या 2 के टेबल में 100 नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। भाई दोनों में आएगा तभी तो 10 के टेबल में आएगा। तो मैं ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं टेबल बड़ा ही, जैसे मुझे 18 का टेबल पढ़ना हो तो मुझे पता है 18 के टेबल में कुछ आता है कि नहीं आता। कैसे पता चलता है? 90, 18 को मैं ब्रेक कर लूँगा, इसको मैं बोलूँगा 9 और 2। तो अगर 18 के टेबल में आता है तो नंबर 9 और 2 के टेबल में भी आएगा, क्योंकि ये भी तो 18 है। तो 9 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, दोनों से कट गया, इसका मतलब 18 से भी कटता है। तो ऐसे चेक करना होता है। अगर इस नंबर का मुझे एलसीएम निकालना है और लीस्ट सबसे छोटा होना चाहिए वो, तो वो इन सबके टेबल में आना चाहिए। पहली बात तो 96 के टेबल में भी आना चाहिए,
क्योंकि नंबरों के टेल में तो आना ही चाहिए। अब 96 के टेल में ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये आ जाता है और ये भी नहीं आता, आंसर मिल गया 96। अगर मान लो मुझे यहाँ से और भी शॉर्टकट करना होता तो मैं बोलता आपका 12 के टेल में आने वाला नंबर, 12 के टेल में आने का मतलब 4 और 3 दोनों के टेल में आएगा, तो नंबर 4 से भी कटेगा, नंबर 3 से भी कटेगा, तो ये नंबर भी 3 से नहीं कटता था, ये नंबर भी 3 से नहीं कटता था, ये नंबर 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, लेकिन ये 96 से छोटा हो गया, तो आंसर कितना आ गया 96। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। अब आपके दिमाग में एक बात चलेगी कि एलसीएम अगर आपको नहीं पहले पढ़ा हुआ तो सिर्फ सिंपल सी बात याद रखो, जब भी एलसीएम लेना हो तो एलसीएम जब भी लोगे सबके टेबल में आएगा वही एलसीएम होता है। अब मेरा एलसीएम होगा इन सबके टेबल में आने वाला, इन सबके एलसीएम लेना ना, तो मैं पहले 45 को पकड़ता हूँ, सबके टेबल में आएगा तो वो 45 के टेबल में भी आएगा। मैंने 45 क्यों पकड़ा, क्योंकि यहाँ पे 9 × 5 होता है 45, तो जो नंबर 45 के टेबल में आएगा वो 9 के टेबल में भी आएगा, वो 5 के टेबल में भी आएगा, और जो नंबर 9 और 5 के टेबल में आता है वो कैसे पता चलता है, डिवाइड करके। 99 के टेबल में आता है, कैसे पता चलेगा, डिवाइड करके। जब कट गया तो आता है, तो मैं देखता हूँ 9 से कटने वाले ऑप्शन कौन कौन से हैं। इसका सम कितना बड़ा, 5 4 9, लेकिन 8 नहीं कटता, हट गया ऑप्शन। ये 9 से कटता है, ये 9 से नहीं कटता, ये 9 से नहीं कटता, आंसर कौन सा आ गया, सी ऑप्शन। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है कोई भी नंबर को निकालने का। जैसे मैं इसको क्यों नहीं पकड़ा 4 को, क्योंकि मुझे 9 का ज़्यादा आसान लगा, क्योंकि सबके टेल में आना चाहिए। ये 900 आप चेक करोगे ना, ये इसके टेल में भी आएगा, 18 के टेल में भी आएगा, 25 में भी आएगा, 20 में भी आएगा, 4 में भी आएगा, सबके टेल में आएगा, तभी तो एलसीएम बना है। तो आपको कुछ नहीं करना होता, कोई एक नंबर देखो, एलसीएम एक ट्रिक बता रहा हूँ, एलसीएम कोई नंबर का जितने मर्जी बड़े नंबर का पूछा, जैसे मैं बोलता हूँ 297,549, इसका एलसीएम बताओ, मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन जो भी होगा वो इस नंबर पे टेबल से भी कटेगा, इसमें भी कटेगा। इस नंबर में क्या आता है, 7 और 2 9 9 18, इस टेबल में 9 तो आएगा ही आएगा, इसमें 9 है, इसका 9 फैक्टर है, तो आंसर मेरा 9 से भी कटेगा। मतलब क्वेश्चन में आपको जो भी नंबर दिख रहा है कोई भी उठा लो, उसके टेबल में आना ही चाहिए उसको। जैसे 18 में भी 9 दिख रहा था ना, तो नंबर 9 से कटना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन था। नंबर 2 से भी कटना चाहिए, तो इस तरीके से मैं जो मन करेगा उसको चेक करता जाऊँगा। और ये है आपके एलसीएम के 2 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर उठाते हैं। चलो परसेंटेज के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आपको रेशियो दिया 7:9, इसको एक्सप्रेस करना है किसमें, परसेंटेज में कितना होगा। एक चीज़ हमेशा याद रखो, किसी भी नंबर को परसेंटेज बनाना तो मल्टीप्लाई 100 करना पड़ता है, कुछ भी हो। और अगर परसेंटेज को रिमूव करना है, जैसे 5% का परसेंटेज रिमूव करना है, तो इसकी जगह 100 डिवाइड करना पड़ता है। ये 2 चीज़ें होती हैं। परसेंटेज से बाहर जाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, परसेंटेज में आना तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 7:9 को परसेंटेज बनाना है, तो 7:9 मतलब 7/9, क्योंकि डिवाइड को ही रेशियो बोलते हैं, तो 7/9। इसको परसेंटेज बनाने के लिए मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा, लेकिन मैंने आपको सिखाया था कि 7/9 की परसेंटेज क्या होती है। 1/9 कितना होता है, ये होता है 11 1/9, लेकिन आपको कितना चाहिए, 7/9। इसको मैंने 7/9 बना लिया, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ एक्स्ट्रा 7 से करा, इधर भी 7 से कर दो, ये होगा 77 7/9। तो ये मैंने आपको साथ साथ लर्न करवाई दी थी खुद कैसे बनानी होती है। तो इसका आंसर आएगा 77 7/9। जिस बच्चे को ये परसेंटेज नहीं पता तो वो मल्टीप्लाई 100 करके इसको कैलकुलेशन करता रहेगा। जैसे मैं बोलता हूँ 5/9 बनाओ, तो सीधा है कि 55 5/9। मैं बोलता हूँ 4/9 बनाओ, ये होगा 44 4/9। तो क्या करना होता है, आपको 1/9 याद होना चाहिए, 11 1/9 होता है। जिससे भी जो भी बनाना पड़े आपको, जैसे 4/9 बनाया तो 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको यहाँ पे 4 से कर दिया। मैं दिमाग में कर सकता था 44 और 4 × 1 4/9। चलो अगला क्वेश्चन देखो, एक्स का 80% कितना बाई है, तो बाई व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्स इज बाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन जैसे जैसे दिया वैसे वैसे लिख दो। इफ एक्स इज 80% ऑफ बाई, इसका मतलब 80% ऑफ बाई, वो किसके बराबर दिया है, एक्स के बराबर दिया है। क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्स इज बाई, एक्स का कितना परसेंटेज बाई होगा, मतलब एक्स का कितना परसेंट बाई होगा। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। अब आपको निकालना, जैसे देखो 80% का मतलब होता है 80/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। तो बाई का जब मैंने 80/100 मतलब 80% लिया तो वो कितना आ रहा था, एक्स। अब एक्स का कितना निकालूं, तो बाई निकालना। देखो बाई किसका बनता है, 100 चला गया ऊपर और 80, मतलब एक्स का 100/80% होगा। तो 100/80 कितना होता है, निकालो, ये 5/4 होता है, और 5/4 होता कितना परसेंटेज है, ये होता है सर आपका 1/125%।
क्योंकि 125% की वैल्यू कितनी होती है, जैसे आप इसको डिवाइड करोगे 100 से, परसेंटेज ब्रेक हो गया, ये आ गया 5/4, तो 5/4, तो 5/4 ही था यहाँ पे। तो बेसिकली मैंने कुछ भी नहीं करा, एज इट इज़ वाला क्वेश्चन उतारा और फिर मुझे निकालना था कि x का कितना परसेंट बाई होगा। तो मैंने देखा बाई को इधर रख के वहाँ पे बना 100/80। तो 100/80 कितना होता है, ये कितना परसेंटेज बनता है, इसको जैसे मैं परसेंटेज बनाने की कोशिश करी वो कितना होता है, ये बना मेरा 5/4। तो 5/4 कितना परसेंटेज होता है जब मल्टीप्लाई 100 करोगे तो ये बनता सर 125%। मैं बोलूँगा 125% होगा बाई का जो एक्स होगा, ओ सॉरी एक्स का जो बाई होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 30% अगर एक्स का 450 है तो एक्स क्या होगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सीधा सीधा उतार दो। 30% ऑफ एक्स कितना दे रखा है 450, यहाँ से एक्स निकालना है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 30% कितना होता है 3/10 मल्टीप्लाई ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और एक्स का मतलब एक्स इक्वल टू 450। अब ये 3 इससे कट जाएगा और 10 ऊपर चला गया, एक्स कितना आ गया 1500। तो ये बेसिक कैलकुलेशन है, ये तो आनी चाहिए आपको, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए परसेंटेज का। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है आपका, व्हाट इज 33.33% ऑफ 50% ऑफ 1530। तो 1530 का ऑफ 50% मतलब होता है 1/2 और 33.33 होता है 1/3। तो बस हो गया क्वेश्चन। 3 से काट लो 5 1 0, 2 से काट लो 2 5 5, तो 255 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है, ये तो आप सबको आने चाहिए, इसमें कुछ भी सिखाने वाला नहीं था। चलो नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन देखिए। चलो गाइस रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिख जाए, इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन रेशियो के चैप्टर में हमें पेन यूज़ नहीं करना। मैंने रेशियो के क्लासेस फ्री में अपलोड भी किए हुए हैं, ठीक है। आपको अगर सिंगल सिंगल कॉन्सेप्ट, जैसे मैं अभी अपने पर्सनल चैनल पे सिंगल सिंगल कंटेंट डालने वाला हूँ, आप मेरे को सिंपली मैसेज करिए 9107325338 पे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर आपको सिंगल सिंगल भी चाहिए तो मे बी इन फ्यूचर मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट, जैसे एक टाइप का कॉन्सेप्ट आपको 10 मिनट की 15 मिनट की वीडियो में समझा दूँ, और ऑलमोस्ट चैप्टर आपके मैथ के हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट मैं कंप्लीट करूँगा, ठीक है। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए, इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, प्लस आपको कोई भी कॉन्सेप्ट की रिकॉर्डिंग क्वारीज है तो वो उसके लिए आप पूछ सकते हो। चलो ये क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए आप क्या करोगे गाइज, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं करोगे, सिंपली ए बी सी अगर निकालना हो, जब भी इक्वल टू की फॉर्म में है तो ए को निकालना, ए वाली टर्म को छोड़ दो, इसको कवर कर दो, आगे वाला नंबर देखो, इसको छोड़ के 5 मल्टीप्लाई 2 10। बी निकालना, बी को छोड़ दो, 5 मल्टीप्लाई 3 15 हो गया, और सी को निकालना, सी छोड़ दो, 3 2 6। आंसर कितना आ गया 10 15 6। देखो 10 15 6, ऑप्शन बी आंसर आ गया, एक तरीका। दूसरा तरीका, यहाँ से आप सिर्फ ए और बी उठाओ, कितना है 3a इक्वल टू 2b। तो ये हमेशा आमने सामने बता, ए देखो तो ए कितना 2, बी कितना 3। अगर मैं ए बी की बात करूँ वो भी 2:3 में होना चाहिए। देख लो इसको, ये क्या 2:3 बनाता है, 2 मल्टीप्लाई 5 10, 3 मल्टीप्लाई 5 15, 2 3 बन गया, तो ऑप्शन आंसर हो सकता है। इसको देखो 2 3 नहीं बनाता, इसको देखो 12 15 2 3 नहीं बनाता, ये भी 2 3 नहीं बनाता, तो ये से ऑप्शन नंबर पहला हो गया। तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको गाइस, b/4 इक्वल टू c/7, तो आप क्या करिए, सिर्फ ए बी पे काम करिए। वैसे तो ऐसा क्वेश्चन जब डिवाइड में होता है तो सीधा a 5 b 4 c 7 होगा, लेकिन कर दो a और b पहले निकालते हैं। अगर मैं a और b को निकालूं तो ये 4 ऊपर चला गया, तो 4a इक्वल टू 5 ऊपर चला गया 5b। मैं c को भूल गया फिलहाल, a कितना होगा 5 होगा सर, b कितना होगा 4। ए और बी का रेशियो 5 और 4 का होना चाहिए, लिखने को उसको 50 40 भी लिख सकता है, लेकिन रेशियो 5 4 का रहेगा। चेक करो क्या ये 5 और 4 का रेशियो बनाता है, नहीं बनाता। क्या ये 5 और 4 का रेशियो बनाता है, बिल्कुल। 5 मल्टीप्लाई 10 होता है, 4 मल्टीप्लाई 2 8 होता है, बिल्कुल बन गया। ये ऑप्शन आंसर हो सकता है। इसको देखो, क्या ये 5 4 बना रहा है, नहीं बना रहा। क्या ये 5 4 बनाता है, नहीं बनाता, आंसर आ गया मेरा। अगर 5 4 मेरे दो ऑप्शन बनाते तो मैं बी और सी भी चेक करता, यहाँ से बी और सी उठा लेता, जैसे b/4 और c/7। 7 ऊपर चला गया 7, 4 ऊपर चला गया 4, ये हो गया। तो b कितना है 4, c कितना है 7, तो b और c भी 4 7 होना चाहिए। यहाँ पे देख लो क्या 4 7 बना रहा है,
ये देखो 4 मल्टीप्लाई 2 8, 7 मल्टीप्लाई 2 14, तो भी ये 4 7 भी बन रहा है, तो ये सीधा इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, ए बी बी सी दिया आपको, ए बी सी निकालना, ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है रेशियो का। एक तो अप्रोच ये होता है ए बी सी निकालना है, तो ए बी कितना है 3 4, तो ए बी के सामने ए बी लिखो 3 और 4। बी सी निकालना है तो बी सी के सामने बी सी लिखो, बी पहले लिख दिया तो बी अब नीचे लिख दो, 5:2। अब जो आपको खाली ब्लैंक्स दिख रहे हैं इसको फिल करो, ये पास वाला फिल करना है हमेशा आपको, 4 आगे भी खाली होता है, मैं 4 4 4 उतारते था, इसके पीछे वाला क्या होगा 5, पास वाला उतार देना आपको, कुछ नहीं करना, ए बी बी सी सी डी जो भी दिया सबको लिखो, सबके उसके नीचे नीचे, और बाद में जो खाली जगह बचे उसको फिल करो, बाद में मल्टीप्लाई कर दो। 5 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 15, 5 चौका 20 और 4 मल्टीप्लाई 8, आंसर कितना आ गया 15 20 8। देखो 15 20 8 ये ऑप्शन आंसर आ गया आपका। एक अप्रोच ये है, दूसरा अप्रोच इसको आप डायरेक्टली कर सकते हो। ए और बी कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 3 4, जब उसने खुद आपको लिख के दिया कि ए और बी का रेशियो 3 4 है, तो क्या इसको मैं चेंज कर सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। जो क्वेश्चन में दी बात है वो मैं गलत नहीं कर सकता। रेशियो में यही तो फायदा होता है, सीधा आंसर मिल जाता है। ए और बी का रेशियो 3 4 होना चाहिए। ये देखो क्या 3 और 4 बना सकते हो? इसको काट के भी नहीं बना सकते, इसको काट के 3 और 4 नहीं बना सकते, इसको काट के 2 और 3 बना सकते हो, लेकिन मुझे 3 और 4 चाहिए। इसको चेक कर लो, क्या 3 4 बना सकते हो? 3 मल्टीप्लाई 5 15 होता है और 4 मल्टीप्लाई 5 20 होता है, तो 3 4 बन गया, तो यही ऑप्शन आंसर था। बस आपको जो क्वेश्चन में दिया उसको चेक करना होता है। जैसे बी सी 5 2 होना चाहिए, चेक कर लो, बी सी 5 2 होगा, 5 मल्टीप्लाई 4 20 होता है और 4 मल्टीप्लाई 2 8 होता है, तो 5 2 बन गया, तो यही ऑप्शन आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये प्रैक्टिस चल रही है सिर्फ आपकी रिवीजन के लिए, ठीक है। अच्छा, ए बी दिया है, बी सी दिया है, सी डी दिया है, तो ए बी सी डी निकालना है। एक तरीका तो ये होगा कि ए बी सी डी निकालना, तो लिखते जाओ, ए बी कितना है 2 3 दिया, लिख दो। बी सी कितना दिया 1 2, तो बी के सामने 1, सी के सामने 2। सी डी कितना दिया 5 2, सी के सामने सी और डी के सामने, बाद में ब्लैंक्स फिल करो। ये खाली जगह थी 3, खाली जगह थी 3, पास वाला उतारते जाना आपको, खाली जगह थी 2, इसके पीछे खाली था 1, इसके पीछे खाली था 5, इसके पीछे खाली था 5। अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है 10, 5 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 15, 5 2 10 मल्टीप्लाई 3 30, 4 3 12, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 10 15 30 12, 10 15 30 12, ये पहला ऑप्शन आंसर होगा। इतना सब कुछ ना करने के बजाय मैं डायरेक्ट भी तो कर सकता था। डायरेक्ट कैसे कर सकता था? ए बी कितना होना चाहिए 2:3, ए बी कितना होना चाहिए 2:3। इसको देखो, ये 2 3 बनता है, 2 मल्टीप्लाई 5 10, 3 मल्टीप्लाई 5 15, काट के 2 3 बन जाता है, ये ऑप्शन आंसर हो सकता है। आगे देखो, ये नहीं बन रहा था, ये 2 3 नहीं बनता, ये 2 3 नहीं बनता, तो पहला ऑप्शन आंसर। कोई ज़रूरत नहीं आपको पेन यूज़ करने की यहाँ पे, तो ये मैंने बहुत डिटेल में आपको करवाया हुआ है। चलो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक टाइप हो लेते हैं अगला चैप्टर, फिर हम क्लास को ख़त्म करते हैं। चलो गए, टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के इसमें एक ही फॉर्मूला यूज होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें आपको यूनिट का ध्यान रखना पड़ता है। मीन्स कि अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है तो टाइम हमेशा आवर्स में होना चाहिए, स्पीड हमेशा किलोमीटर पर आवर्स में होनी चाहिए। अगर दूरी मीटर में है तो टाइम हमेशा सेकंड में होना चाहिए और स्पीड हमेशा मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। तो इन्हीं के साथ आपस में कैलकुलेशन कर सकते हो अगर ये यूनिट आपस में सेम है तो। मान लो आपके पास दूरी किलोमीटर में, टाइम आप सेकंड में ले रहे हो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करवा दोगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यूनिट को सेम बनाना। दूसरी चीज़, टाइम कैसे चेंज होता है, डिस्टेंस कैसे चेंज, ये तो आपको पता है, लेकिन स्पीड कैसे चेंज होती है। देखो 18 किलोमीटर पर आवर्स को अगर मीटर पर सेकंड बनाना हो तो हमेशा 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो ये बन जाता है मीटर पर सेकंड। और अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर्स बनाने हो तो 18/5 से करना होता है। तो ये तो बेसिक बातें होती हैं, ये पता होना चाहिए आपको। लेकिन यहाँ से मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखाना चाहता हूँ, ध्यान से देखना। 18 किलोमीटर पर आवर्स को अगर मैं मीटर पर सेकंड बताऊँ तो कितना बताना है 5 मीटर पर सेकंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब 18 किलोमीटर पर आवर्स को मैं बोल सकता हूँ कि इससे मीटर पर सेकंड कितने होते हैं 5 मीटर पर सेकंड। और इसको अगर आप याद कर लेते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, आपको मल्टीप्लाई करना ही नहीं पड़ेगा। अगर मैं बोलूँ कि 36 किलोमीटर पर आवर्स में कितने मीटर पर सेकंड होते हैं तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। आप देखो 18 में कितने होते हैं 5, तो 18 को 36 बनाने के लिए क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से कर दो, तो मैं बोलूँगा 10 मीटर पर सेकंड होते हैं। मैं बोलूँ 72 किलोमीटर पर आवर्स में कितने मीटर पर सेकंड होते हैं,
इसको मीटर पर सेकंड में बनाना हो तो कैसे बनाओगे भाई, 18 को 72 लिखने में क्या किया हुआ है, 4 से मल्टीप्लाई, तो इसके मीटर पर सेकंड को भी 4 से कर दो, तो 5 को भी 4 से कर दो। जैसे 18 को मैंने क्या लिखा यहाँ पे, 18 को लिखा मैंने 72, तो मतलब मल्टीप्लाई 4 किया तभी तो 72 किलोमीटर पर आवर्स आया। तो अगर 18 को 72 बनाने के लिए 4 से करना पड़ा तो मीटर पर सेकंड को भी 4 से कर दो, तो कितना होगा 20 मीटर पर सेकंड। तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। जैसे क्वेश्चन देखो, कन्वर्ट 180 किलोमीटर पर आवर्स इन मीटर पर सेकंड। मैंने देखा 18 किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5 बार 18 से करना पड़ता है। ऐसे भी याद करो कि 18 किलोमीटर पर आवर्स में 5 मीटर पर सेकंड होते हैं, इतना पता है। तो अब देखो आपको कितना पूछा उसने, 18 ना पूछ के 180 पूछा, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि उसने बेसिकली मेरे 18 को 10 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी 10 से कर दो, तो 50 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो, आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज आप 5 बार 18 से करो तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आपको दिमाग में करनी चाहिए, मतलब जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बनाना हो तो देख लेना 18 को कितना बनाया, उतना ही आप मीटर पर सेकंड को बना देना, वो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन क्या हो रहा है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है एक आदमी 1500 मीटर की दूरी चलता है। पहले टाइप में सारे के सारे क्वेश्चन मैंने सिंपल लिए हैं, क्यों? क्योंकि टाइप स्टार्ट होने से आपको कॉन्सेप्ट भी थोड़ा पता होना चाहिए, वो चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। इसमें मैंने बोला यूनिट ध्यान देना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस पर टाइम ही होता है। दो चीज़ें देखे एक पूछेगा, लेकिन मेन चीज़ वो आपको कहाँ फंसाएगा कि आपको टाइम और यूनिट चेंज करने पड़ेंगे। जैसे देखो, एक आदमी ने 1500 मीटर की दूरी चली, 1500 मीटर की दूरी चली कितने टाइम में, 20 सेकंड में। तो आपको टाइम स्पीड पूछा है, लेकिन किलोमीटर पर आवर्स में पूछी है, किलोमीटर पर आवर्स में। तो स्पीड निकालनी है, ठीक है स्पीड नहीं है। डिस्टेंस कितना है, 1500 मीटर, टाइम कितना, 20 सेकंड। तो मैंने क्या बोला था, मीटर अगर डिस्टेंस है तो टाइम सेकंड में होना चाहिए, मीटर अगर दूरी है तो स्पीड मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। तो देखो मीटर डिस्टेंस है तो टाइम सेकंड में है, बिल्कुल सही है, काट दो इसको, 0 से 0 कट गया, ये आ गया 75 मीटर पर सेकंड। स्पीड कितनी है, 75 मीटर पर सेकंड, क्योंकि स्पीड पूछी है ना, या तो स्पीड किलोमीटर पर आवर्स में होती है या मीटर पर सेकंड में होती है, वो डिपेंड करता है आप कैलकुलेशन कहाँ कर रहे हो। मैं कैलकुलेशन कर रहा था मीटर और सेकंड में, तो स्पीड भी तो मीटर सेकंड में आएगी, उसमें किलोमीटर कहाँ से आ जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में तो किलोमीटर पर आवर्स पूछा गया है, तो बीच में अपने हिसाब से यूनिट चेंज करोगे जो आपको आसान लगता है, लास्ट में आंसर को चेंज करेंगे। अब मुझे पता चल गया कि मेरा आया 75 किलोमीटर पर आवर्स। अब देखो 5 मीटर पर सेकंड में कितने किलोमीटर पर आवर्स होते हैं, 18 किलोमीटर पर आवर्स। लेकिन आपने 5 को क्या लिखा, 75। इसका मतलब आपने क्या किया है, उसको 15 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। अगर मीटर को 15 से किया हुआ है तो इसको भी 15 से कर दो, मतलब 18 मल्टीप्लाई 15 कितना होता है, 8 पंजा 40 का 4, 5 और 8 13, 4 17 का 1 और 1 तो 270 किलोमीटर पर आवर्स इसका आंसर आएगा। तो अब जैसे ही मैंने स्पीड निकाली वो मेरा निकल के आया 75 मीटर पर सेकंड, उसको चाहिए किलोमीटर पर आवर्स, इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो 15 × 18 कितना होता है, 270 किलोमीटर पर आवर्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। मैंने पहले ही बोला था आपको चीज़ें पढ़ी हुई होनी चाहिए, ये सिर्फ आपको रिवाइज में हेल्प करेंगी अगर आपने पहले कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो। अब देखो एक आदमी 1200 मीटर की दूरी चलता है, स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर्स। स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर्स। चलो एक बार मैं इसको साफ कर देता हूँ। अब आपको निकालना क्या है, टाइम। तो स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम, लेकिन टाइम निकालना है, टाइम ऊपर ले जाओ, डिस्टेंस बाय स्पीड। ये आपको खाली बता रहा हूँ लिख के, यहाँ पे पुट करो। डिस्टेंस कितना दे रखा है, 1200 मीटर। स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर। गलती से इसको काट मत देना, ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर्स में। अगर मीटर है तो स्पीड मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, तो नीचे वाले को आसान है चेंज करना। 72 किलोमीटर पर आवर्स में कितने मीटर पर सेकंड होते हैं, तो इसमें होते हैं सर आपके 20 मीटर पर सेकंड। मुझे कैसे पता चल गया, मुझे पता था 18 में 5 मीटर पर सेकंड होते हैं, 18 को 4 से करके 72 लिखा हुआ, इसको भी 4 से कर दो तो 20 मीटर पर सेकंड होते हैं इसमें। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब देखो ये मीटर पर सेकंड बिल्कुल सही है, कट गया। 60 टाइम निकालना है, तो टाइम तो हमेशा सेकंड में आएगा जब आवर्स में आएगा, तो कैलकुलेशन जब सेकंड में चल रही है तो टाइम भी सेकंड में आएगा, तो 60 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। और पूछा भी क्या था, सेकंड में।
तो ये थी आज की क्लास। अभी भी एक दो चैप्टर बच गया, उसके क्वेश्चन हम अगली क्लास में लेंगे। और उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी आपको, जो भी बच्चे ने पहले पढ़ा होगा। अगर आपको इसका एक एक कॉन्सेप्ट चाहिए तो आप मुझे उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो जो मैंने आपको पहले प्रोवाइड करा है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा अगर आपने पहले पढ़ा है और आपको रिवाइज करने में हेल्प मिल रही है। तो बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। और कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी। बाय बाय।